चलिए एक एक करके आज के सभी मुख्य खबरों के बारे में बातें करते हैं। अगले 25 सालों में सूख सकते हैं गले। जी हां, बिहार में गहरा रहा है जल संकट। भूजल दोहन पर डराने वाली रिपोर्ट आई है। बिहार के लोगों को आने वाले 20-25 साल में पेयजल संकट का सामना करना पड़ सकता है। राज्य में लोगों की पानी पीने के अलावा खेतीबाड़ी सहित अन्य जरूरतों के लिए ग्राउंड वाटर भूजल पर निर्भरता तेजी से बढ़ती जा रही है। हालांकि जितनी तेजी से जमीन से पानी निकालकर इस्तेमाल किया जा रहा है, उतनी तेजी से उसका भराव नहीं हो रहा है। इसी वजह से आने वाले 20 से 25 वर्षों में राज्य को पानी के बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। इस बात की पुष्टि केंद्रीय भूजल बोर्ड की हालिया रिपोर्ट में हुई है। चलिए देखते हैं अगले खबर को। अगले महीने में पीएम मोदी कर सकते हैं यूरोप के 4 देशों का दौरा। ये खबर अभी अभी आई है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो अभी नहीं पता है। चलिए देखते हैं अगले खबर को। जिनको बनना था पीएम, उन्हें राज्यसभा सांसद के रूप में रिटायर कर देने का हुनर सिर्फ बीजेपी के पास ही है, ऐसा समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने बयान देते हुए कहा है। अगली खबर है, बंगाल से संतान होने पर 5,000 रुपए की मदद केंद्र सरकार की ओर से बहनों को दी जाएगी, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण के दौरान कहा है। अगली खबर, मध्य प्रदेश से बहुत ही भयंकर चोरी को अंजाम देने का मामला सामने आया है। वारंट लेकर घर में घुसे और लेकर भाग गए 22 तोला सोना। जी हां, मध्य प्रदेश इंदौर पुलिस के कारनामे एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। एक कारोबारी ने आरोप लगाया है कि पुलिसकर्मी वारंट तामीली के नाम पर चोरों की तरह उनके घर में घुस गए, सीसीटीवी कैमरे बंद करवा दिए और मास्टर चाबी से ताला खोलकर अंदर प्रवेश कर लिया और 22 तोला सोना गायब कर दिया। मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया। अगली खबर है, नेहा सिंह राठौड़ ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला है। मणिपुर की घटना को लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ ने एक बार फिर तीखा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग उस घटना पर चुप रहे हैं वो आज महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई है। इस बयान को लेकर महिला सुरक्षा, जवाबदेही और राजनीतिक विमर्श के संदर्भ में देखा जा रहा है, जिस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हम इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं करते हैं। यह रियल फोटो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। अगली खबर नेपाल से आ रही है। सरकारी कर्मचारियों को अब महीने में 2 बार मिलेगी सैलरी। जी हां, नेपाल में सरकारी कर्मचारियों को अब हर 15 दिन में वेतन मिलेगा। 17 अप्रैल को वित्त मंत्री स्तर पर लिए गए निर्णय के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को अब हर 15 दिन में यानी कि महीने में 2 बार वेतन दिया जाएगा और इस निर्णय को लागू करने के लिए संबंधित जानकारी एजेंसियों को परिपत्र जारी किया जा चुका है। अधिकारियों ने कहा कि यह निर्णय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए लिया गया है। उनका कहना है कि कर्मचारियों के लिए नकदी प्रवाह में सुधार से नियमित आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिल सकता है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि सरकार इस निर्णय को कब से लागू करना शुरू करेगी। सरकारी कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने के लिए जिम्मेदारियां वित्तीय नियंत्रक कार्यालय के प्रवक्ता दीपक लमिछाने ने कहा कि तकनीकी रूप से इस प्रणाली को लागू करने में हमें कोई समस्या नहीं है। हम सिविल सेवकों, सेना, पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल और अन्य सरकारी कर्मचारियों का वेतन किसी भी समय जारी कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि नए निर्णय को लागू करने के लिए कानूनी संशोधनों की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि नेपाल के सिविल सेवा अधिनियम में मासिक वेतन भुगतान का प्राविधान है। चलिए देखते हैं अगले खबर को। राघव चड्ढा ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट से नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई सभी पुरानी पोस्ट हटा दी है। इस कदम के बाद राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज हो गई हैं। कुछ रिपोर्ट का दावा है कि राघव चड्ढा जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा की ओर से भी इस मुद्दे पर कोई बयान स्पष्ट रूप से नहीं आया है। अगली खबर फिर बंगाल को लेकर आ रही है। झालमुड़ी सब ड्रामा है, ऐसा ममता बनर्जी ने कहा है। जी हां, झारग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी के झालमुड़ी खरीदने को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये सब ड्रामा है, ये सब पहले से बिठा बिठाया खेल है और ये सब एकदम पूरी तरह से एक नाटक है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव को लेकर है। भाजपा नेता अपर्णा यादव ने महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद प्रदर्शन करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के झंडे को जलाए थे। अब इस मामले पर सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा कि उस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन रंग जो होता है वह किसी न किसी धर्म से जुड़ा होता है। हर धर्म का कोई न कोई रंग होता है। समाजवादियों का लाल रंग है, लाल रंग क्रांति का ही तो है, लेकिन यह हमारी देवियों का रंग भी है, हनुमान जी का रंग भी है और नए शादीशुदा जोड़े का जब बनते हैं तब भी लाल चूड़े पहने जाते हैं। चूड़े का रंग भी लाल रहता है, इसलिए किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना अच्छी बात नहीं है। अगली खबर पहलगाम हमले को लेकर है। पहलगाम हमले की बरसी से एक दिन पहले भारतीय सेना का बड़ा बयान सामने आया है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर पोस्ट किया है। इस पर भारतीय सेना ने लिखा, जब इंसानियत की सीमाएं लांघ जाती हैं तो जवाब निर्णायक होता है। न्याय मिल गया है, भारत एकजुट है। इसके साथ
भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का लोगो शेयर करते हुए फोटो पर लिखा, कुछ सीमाएं कभी नहीं लांघी जानी चाहिए, भारत कभी भूलता नहीं है। अगली खबर कुमार विश्वास को लेकर है। कवि और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास ने यूपी चुनाव को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश के मैदान को एक तरफा मैदान न माने। आज के हिसाब से मैदान एक तरफा नहीं है, मैदान काफ़ी फंसा हुआ है, इसमें अपने अपने लाभ हैं और अपने अपने नुकसान भी हैं। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का जो चेक चला वो अभी तक बाउंस नहीं हुआ है। वो चेक ऐसा नहीं है कि एक बार चल गया तो बस खत्म हो गया। बहुत से लोगों को भ्रम है कि लोकसभा में चल गया चेक अब बाउंस हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि मेरा मानना है कि विधानसभा चुनाव में वो चेक ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है और भी तगड़ी तरीके से चलेगा। अगली खबर भारत के विश्व गुरु बनने पर है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने विश्व गुरु वाले मुद्दे पर अलग राय रख दी है। उन्होंने कहा कि हमें खुद को अभी विश्व गुरु नहीं मानना चाहिए। जोशी के मुताबिक भारत पहले विश्व गुरु रहा है और आगे फिर बन सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा कहना सही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इस दिशा में संस्कृत भाषा की अहम भूमिका है, क्योंकि अभी नासा के लोग बार बार कहते हैं कि संस्कृत संप्रेषण की सबसे महत्वपूर्ण भाषा है। अगली खबर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को लेकर है। तेज धूप में नंगे पैर वृंदावन की गलियों में घूमते दिखे विराट और अनुष्का। नहीं लिया वीआईपी ट्रीटमेंट। अक्षय तृतीया के खास मौके पर कपल फिर से प्रेमानंद महाराज की शरण में जा पहुंचा। अगली खबर सोने चांदी को लेकर है। 17 करोड़ की 630 किलो चांदी लेकर फैमिली संग फरार हो गया ज्वेलर्स। 20 साल पुराने संबंधों को दिखाया ठेंगा। चांदी के भाव बढ़ने से कारोबारियों में लालच पैदा हो गया है। यही वजह है कि उधार ली गई चांदी को लौटाने के बजाय अपनी नीयत खराब कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आगरा के थाना कमला नगर क्षेत्र से आया है। यहाँ एक ज्वेलर उधार ली 630 किलो चांदी को लेकर फरार हो गया है, जिसकी कीमत 17 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हाथरस के सादाबाद नकला सिकुर्रा के रहने वाले ओम प्रकाश चौधरी ने बताया कि कमला नगर के रहने वाले राहुल जैन से उसके 20 साल पुराने संबंध थे। इन्हीं संबंधों के आधार पर राहुल जैन अपने पिता संपत जैन और भाई संभव जैन के साथ उनके घर आया। गांव के लोगों से चांदी उधार दिलवाने की बात कही। संबंधों का लिहाज कर उन्होंने गांव के लोगों से चांदी उधार दिलवा दी। राहुल जैन ने कहा था कि अगर धंधा जम गया तो सबकी चांदी लौटा दूंगा, अगर रुपए मांगेंगे तो रुपए भी दे दूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, चांदी लेकर फरार हो गई। अगली खबर भी बंगाल चुनाव को लेकर है। टीएमसी डर गई है। मुख्यमंत्री जान रही है कि समय खत्म हो चुका है। टीएमसी जा रही है, दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकता, ऐसा समीक भट्टाचार्य ने कहा, जो कि पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य का यह बयान बहुत ही तेजी से वायरल होते हुए नजर आ रहा है। अगली खबर नेपाल और भारत के सीमा पर 100 रुपये से ज़्यादा सामान पर टैक्स को लेकर है। जेन जी आंदोलन से बनी युवा सरकार बालेन शाह के नेतृत्व वाली टीम ने भारत नेपाल सीमा पर सख्ती बढ़ा दी है। रोजमर्रा के घरेलू सामानों के लिए नेपाली नागरिक, खासकर महिलाएं, अपने गृहस्थी के सामान खरीदने के लिए बिहार सीमा पर आती हैं, जिससे उनके बजट में कुछ राहत मिलती है, लेकिन अब सख्ती के कारण उनका बजट बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिहार नेपाल सीमा से सटे वीरगंज में सुरक्षा तैनात आर्म्ड पुलिस फोर्स एपीएफ द्वारा माइकिंग कर यह जानकारी दी जा रही है कि 100 रुपये से अधिक का सामान लेकर नेपाल में प्रवेश करने पर कस्टम शुल्क देना होगा। इस फैसले को लेकर विरोध हो रहा है। इस सख्ती के चलते आए दिन सीमा पर तैनात नेपाली सुरक्षा कर्मियों और लोगों के बीच कहासुनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। बालेन शाह के इस फैसले से भारत नेपाल के व्यापारी और आम नागरिक दोनों ही मुश्किल में हैं। सीमावर्ती शहरों का व्यापार प्रभावित हुआ है और कस्टम शुल्क के कारण नेपाल में महंगाई भी बढ़ती दिख रही है। खासकर घरेलू खर्च पर भी असर आ पड़ा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि वीरगंज में तैनात एपीएफ के जवान बॉर्डर क्षेत्र में 100 रुपये से अधिक का सामान लाने पर कस्टम शुल्क की जानकारी दे रहे हैं। बिहार से नेपाल जाने वाले लोगों की सघन जांच की जा रही है और उन्हें नियमों का पालन करने के लिए चेताया जा रहा है। चलिए चलते हैं अगले खबर की ओर। बीते दिन माननीय योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में चुनाव का प्रचार करते समय, भाषण देते समय उनके मुंह से ये निकल गया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये शब्द विवेकानंद ने कहा था। ऐसा उनके कहने पर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया और महुआ मोइना सांसद टीएमसी की उन्होंने इस भाषण का जवाब देते हुए कहा है, बुलडोजर बुद्धि, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी बोस ने कहा था, विवेकानंद ने नहीं। यूपी में बैठकर फैंटा पीजिए और बंगाल को छोड़ दीजिए। जी हाँ, टीएमसी सांसद एक महिला सांसद महुआ मोइना
ने इस बात को कहा है। चलिए चलते हैं आज के आखिरी खबर पर। पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज अभय ओका ने कहा कि हर काम को साइंटिफिक तरीके से समझना जरूरी है और धार्मिक प्रथाएं भी उनके मुताबिक साइंटिफिक सोच धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि सही गलत समझने में मदद करती हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि नदियों में दूध बहाना या ऐसे काम जलीय जीव को नुकसान पहुंचाने और पानी को प्रदूषित करते हैं। पूर्व जस्टिस ओका ने यह भी कहा कि प्रदूषण का सबसे ज़्यादा असर गरीबों पर पड़ता है, जबकि जिम्मेदार लोग अक्सर आराम से रहते हैं। इसलिए लोगों को जागरूक करने और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। अब चलिए चलते हैं आज के अगले खबर की ओर। बीजेपी ने कराईकल पोर्ट तो पहले ही अडानी को बेच दिया है, अब भाजपा पुडुचेरी भी अडानी को सौंपना चाहती है। जी हां, पुडुचेरी में चुनावी रैली को संबोधन करते हुए समय कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि पुडुचेरी गौतम अडानी का हो जाए। कराईकल पोर्ट तो पहले ही बीजेपी ने अडानी के हाथों बेच दिया है। जी हाँ, इस खबर पर आप क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी के इस बयान पर आप क्या कहना चाहते हैं?